नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, भाइयों एवं बहनों। मैं राजेश कुमार पाल आपके अपने YouTube चैनल पॉलिटिक्स वाला में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मेरे दोस्तों, आज मैं आपके सामने भारतीय संविधान में बहुमत प्रणाली इस विषय पर चर्चा करेंगे। और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि ये भारतीय राज्य व्यवस्था का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और आज मैं इसी पर चर्चा करूंगा और आपके सामने अपने विचार प्रस्तुत करूंगा। हम भारतीय संविधान में जो बहुमत प्रणाली है, इस पर आने से पहले हम सर्वप्रथम चाहेंगे कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत की क्या भूमिका होती है, बहुमत क्यों आवश्यक है, क्या बहुमत के बगैर काम नहीं चल सकता है, इन विषयों पर थोड़ा सा चर्चा करते हुए तब अपने मेन पॉइंट पर आएंगे। तो सर्वप्रथम यदि हम एक लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करें तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो बहुमत होता है, बहुमत का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान होता है, क्योंकि एक जो लोकतांत्रिक व्यवस्था होती है उसमें बहुमत के आधार पर सरकार का गठन होता है, बहुमत के आधार पर ही कानून का निर्माण होता है और हम ये कह सकते हैं कि बहुमत के आधार पर पूरी की पूरी प्रक्रिया का मतलब संचालन होता है और सारी चीज़ें मतलब उसी के हिसाब से आगे बढ़ती हैं। क्योंकि बहुमत के अभाव में तो लोकतंत्र काम ही नहीं कर सकता है, वहाँ पर प्रक्रिया संचालित हो ही नहीं सकती है। तो एक लोकतंत्र में इससे बहुमत का मतलब जो महत्व है वो स्पष्ट हो जाता है। मेरे मित्रों, एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय हम दो प्रकार से ले सकते हैं। वो एक है बहुमत और दूसरा है सर्वसम्मत। तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में निर्णय दो प्रकार से ही लिया जाता है, एक है बहुमत, दूसरा है सर्वसम्मत। अगर सर्वसम्मत स्थिति बन जाए किसी भी विषय पर, किसी भी कानून निर्माण के मुद्दे पर, यदि सर्वानुमति हो जाए, कंसेंसस बन जाए, तो ये लोकतंत्र के लिए बहुत ही आदर्श स्थिति होगी और ये लोकतंत्र के लिए तो सो फार एंड सो गुड वाली कंडीशन होगी। लेकिन आजकल जिस प्रकार का एक राजनीतिक परिदृश्य है, जिस प्रकार का एक राजनीतिक खींचतान है, उठापटक है, तो उसमें ये स्थिति तो एक प्रकार से अपवाद स्वरूप ही कभी कभी दिखाई पड़ती है कि हाँ, किसी विषय पर पूरा का पूरा सदन सर्वसम्मत होता है और पूरी सहमति से उस पर निर्णय लिया जाता है। लेकिन आजकल के माहौल को देखते हुए ये तो अपवादात्मक स्थिति बन जाती है, तो और सारा काम ये बहुमत के आधार पर ही चलता है। तो आज हम इसी बहुमत के मुद्दे पर आपसे चर्चा करेंगे और अपने विचार को रखेंगे। तो अब हम आते हैं कि भारतीय संविधान में जो बहुमत की बात की गई है उस पर हम आगे बढ़ते हैं। यदि हम भारतीय संविधान पर नज़र डालें तो भारतीय संविधान का मतलब कोई भी ऐसा अनुच्छेद नहीं है जिसमें मतलब ये स्पष्ट रूप से लिख दिया गया हो कि भारतीय संविधान के अंतर्गत इस बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन यदि हम भारतीय संविधान पर गहराई से विचार करें, उसका गहराई से विश्लेषण करें, तो उसमें ये बात निकल करके आती है कि भारतीय संविधान में चार प्रकार, ये जैसा कि आपके सामने बोर्ड पर आपको दिख रहा होगा, तो पूरी की पूरी जो भारत की जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो भारत की पूरी राज्य व्यवस्था है, तो उसमें संविधान के उसमें जो बहुमत है वो चार प्रकार का बहुमत दिखाई देता है।
और उसमें पहला है आपका सामान्य बहुमत, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे सिंपल मेजॉरिटी, और दूसरा है आपका पूर्ण बहुमत, जिसको हम कहेंगे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, और तीसरा है प्रभावी बहुमत, जिसको इंग्लिश में हम कहेंगे इफेक्टिव मेजॉरिटी, चौथा है आपका विशेष बहुमत, जिसको हम कहेंगे स्पेशल मेजॉरिटी। तो भारतीय संविधान में मतलब जो ये 4 प्रकार की बहुमत व्यवस्था बताई गई है, जो ये बहुमत प्रणाली बताई गई है, तो उसमें अब हम एक एक करके विस्तार से इसका मतलब जो सैद्धांतिक स्वरूप है और इसका जो प्रैक्टिकल स्वरूप है, इसका मतलब इसको उदाहरण के माध्यम से हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। तो चलिए अब हम आते हैं सामान्य बहुमत पर, और सामान्य बहुमत पर चर्चा करते हैं। देखिए मित्रों, जब हम सामान्य बहुमत की बात करते हैं तो सामान्य बहुमत का एक मतलब सीधा सा आशय आप ये समझ लीजिए कि यहाँ पर जिस सामान्य बहुमत की बात की गई है तो उसमें प्रत्येक सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले, उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का बहुमत, अर्थात उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 50% से अधिक। ये जो सामान्य बहुमत है, ये सामान्य बहुमत ही भारत की संवैधानिक व्यवस्था में सबसे अधिक इस्तेमाल होता है, और इसी के माध्यम से ज़्यादातर कानून पास किए जाते हैं और बहुत सारे प्रस्ताव होते हैं जो सदन में लाए जाते हैं। तो ये जो सामान्य बहुमत है, इसको हम फंक्शनल मेजॉरिटी और वर्किंग मेजॉरिटी यानी काम चलाऊ बहुमत के नाम से भी जानते हैं। ये जो सामान्य बहुमत है, ये मतलब घटता बढ़ता रहता है, ये मतलब स्थिर नहीं होता है, क्योंकि ये सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के बहुमत की बात करता है। तो इसमें क्या होता है कि कभी ये सामान्य बहुमत बढ़ जाता है, कभी मतलब घट जाता है। ये सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे अगर हम आपको एक उदाहरण दें या इसका एक जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है उसकी हम बात करें, तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की जो वर्तमान संख्या है 545 है, और इस 545 में मान लीजिए कि 50 सदस्य अनुपस्थित हैं और 100 सदस्य ने वोटिंग से करने से मना कर दिया। तो ऐसी स्थिति में अगर मान लीजिए कि 45 सदस्य अनुपस्थित हैं और 100 सदस्य ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में आपकी संख्या हो जाएगी 400, और इस 400 का जो सामान्य बहुमत होगा वो होगा 201। तो हम ये आपको बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है और उसमें से 45 सदस्य अनुपस्थित हैं और 100 ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया, तो ऐसी स्थिति में सदस्य बचे 400, और 400 का जो सामान्य बहुमत होगा वो होगा 201। और इसी प्रकार से एक और उदाहरण हम देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि कुल सदस्य संख्या है 545, इसमें से 2 सीट खाली है, और 30 सदस्यों ने मतदान करने से मना कर दिया। 2 सीट खाली है, मान लीजिए किसी कारणवश चुनाव नहीं हो सका, या मान लीजिए कि हमारे कुछ मेंबर स्वर्ग सिधार गए, वो कोई भी कंडीशन हो सकती है, सीट खाली है, और 30 सदस्यों ने वोटिंग करने से इनकार कर दिया। तो ऐसी स्थिति में जो सदस्य संख्या बनेगी
वो बनेगी 513। और इस 513 का जब हम सामान्य बहुमत निकालेंगे, जो सिंपल मेजॉरिटी निकालेंगे, तो वो जाकर के बनेगा समथिंग 257। तो अब आप देखिए कि वहाँ पर सामान्य बहुमत हो रहा था 201 और यहाँ पे देखिए सामान्य बहुमत हो रहा है 257। तो हमारे कहने का आशय ये है कि जो ये सामान्य बहुमत है ये फ्लक्चुएट होता रहता है, कभी बढ़ता है कभी घटता है। तो वो सदन में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों की संख्या के आधार पर वो उसमें फ्लक्चुएशन होता रहता है, कभी वो बढ़ता है कभी वो घटता है। और ये जो सामान्य बहुमत है, इस सामान्य बहुमत की जो प्रणाली है, इसी का इस्तेमाल भारतीय राज्य व्यवस्था में सबसे ज़्यादा होता है। जैसे मान लीजिए कि हमारे जो धन विधेयक है, वित्त विधेयक है और जो साधारण विधेयक हैं इत्यादि, मतलब ये सब सामान्य बहुमत से ही पारित किए जाते हैं। और जैसे लोकसभा के जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष होते हैं, उनका जो चुनाव है, इन सब में इसी प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। और अब हम आते हैं दूसरे बहुमत प्रणाली पर। वो जो दूसरी बहुमत प्रणाली है उसको हम पूर्ण बहुमत के नाम से जानते हैं और इंग्लिश में हम उसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहते हैं। पूर्ण बहुमत। मित्रों, ये जो बहुमत की दूसरी प्रणाली है भारतीय संविधान में, अब मैं उसकी चर्चा करूंगा। देखिए, पूर्ण बहुमत का मतलब ये होता है सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत, सदन की कुल सदस्य संख्या का बहुमत। तो इसमें क्या होता है कि जो ये प्रणाली होती है, इसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ तभी होता है जब सरकार गठन की बात आती है, क्योंकि सरकार का गठन जो होता है वो इसी के आधार पर होता है, पूर्ण बहुमत के आधार पर। और इस बहुमत का पूरी की पूरी भारतीय राज्य व्यवस्था में, पूरी की पूरी संवैधानिक व्यवस्था में कहीं भी इसका इस्तेमाल नहीं होता है। सिर्फ और सिर्फ एक जगह होता है, वो सरकार के गठन में, और इससे कोई भी काम नहीं होता है और इसका इस्तेमाल भी कहीं नहीं होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर हम जाएं, तो जैसे मान लीजिए कि लोकसभा की कुल सदस्य संख्या है 545 और इसमें पूर्ण बहुमत जो आता है वो आता है 273। देखिए, इसीलिए होता क्या है कि जब लोकसभा का चुनाव होता है या जब विधानसभाओं का चुनाव होता है, एक चीज़ ये ध्यान में रखिएगा कि सरकार गठन की बात चाहे वो केंद्र के स्तर पर हो या राज्यों के स्तर पर हो, तो सरकार गठन में इसी बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। चाहे वो राज्य के स्तर पर सरकार के गठन की बात हो या मान लीजिए कि केंद्र के स्तर पर सरकार गठन की बात हो, तो सरकार का गठन वही दल करेगा या वही गठबंधन करेगा जो इस पूर्ण बहुमत के आंकड़े को छूता है, जो इसको प्राप्त करता है। तो यदि हम इसको केंद्रीय स्तर पर इसकी बात करें, तो जैसा कि लोकसभा की सदस्य संख्या है टोटल 545, तो इसका मतलब जो इसमें जो पूर्ण बहुमत बनेगा वो बनेगा 273। इसीलिए क्या होता है, इसीलिए होता है कि जब भारत में मतलब जो जनरल इलेक्शन होता है, तो उसमें ये होता है कि जादुई आंकड़ा आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, मतलब समाचार पत्रों में पढ़ा भी होगा, मीडिया में चलता भी खूब है कि वो जादुई आंकड़े को कौन छुएगा या कौन सी पार्टी, कौन सा गठबंधन, तमाम सारी चीज़ें। तो यहाँ पर जो जादुई आंकड़ा है वो जादुई आंकड़ा 273 ही है, क्योंकि वही दल या वही गठबंधन सरकार बना पाएगा जो इस जादुई संख्या को प्राप्त करेगा। तो इसलिए 273
273 का जो नंबर गेम है वो भारत में केंद्र के स्तर पर बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि जो इसको पाएगा, जो दल या गठबंधन, वही सरकार का गठन करेगा। तो इसमें इस बहुमत प्रणाली का आप सिर्फ इतना दिमाग में रखिएगा कि सिर्फ और सिर्फ सरकार गठन, सिर्फ और सिर्फ सरकार गठन के समय ही इस बहुमत का इस्तेमाल किया जाता है। उसको छोड़ करके बाकी कहीं भी इस बहुमत का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब हम आते हैं अपने तीसरे बहुमत प्रणाली पर। आज इसको कि आप सभी लोग प्रभावी बहुमत के नाम से जानते हैं। प्रभावी बहुमत। देखिए मित्रों, ये जो प्रभावी बहुमत है, प्रभावी बहुमत की जो गणना की जाती है वो इस प्रकार से की जाती है कि तत्कालीन सदस्य की कुल संख्या का बहुमत, तत्कालीन सदस्यों की कुल संख्या का बहुमत। तो इसको यदि हम एक उदाहरण दें तो वो ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा, क्योंकि अभी बातें कुछ अस्पष्ट सी आपको लग रही होंगी। तो जैसे मान लीजिए कि अगर हम लोकसभा की कुल सदस्य संख्या 545 है, जैसा कि आप सभी जानते हैं, इसमें से मान लीजिए कि इस 545 में मान लीजिए कि 5 सीट खाली है और 50 सदस्य अनुपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल संख्या बनेगी वो बनेगी 490। देखिए 5 सीट खाली है किसी कारणवश और 50 सदस्य अनुपस्थित हैं। तो ऐसी स्थिति में जो टोटल संख्या बनेगी सदन की, इस प्रभावी बहुमत का मतलब जो इसका मतलब जो कॉन्सेप्ट है इस आधार पर, तो वो बचा 490। अब 490 का जब आप बहुमत निकालेंगे तो वो आपका आएगा आपका 246। तो प्रभावी बहुमत ये कहता है कि उस समय सदन की कुल सदस्य संख्या, उस समय सदन की जो कुल सदस्य संख्या है उसका बहुमत, जैसे मान लीजिए कि 5 सीट खाली है किसी कारणवश और 50 सदस्य अनुपस्थित हैं, तो सदस्य संख्या आपकी बनेगी 490। और 490 का जब आप प्रभावी बहुमत के हिसाब से जब बहुमत निकालेंगे तो आपका आएगा 246। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि प्रभावी बहुमत सदन में उस समय, सदन की मतलब उस समय जो स्थिति है उसको ध्यान में रख करके निकाला जाता है। तो अब हम ये जो प्रभावी बहुमत का इस्तेमाल होता है भारत के संवैधानिक व्यवस्था में, जैसे हमारे वाइस प्रेसिडेंट साहब हैं या जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं या और जो राज्यसभा के उपसभापति होते हैं और लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, इनको जब इनके पद से हटाया जाता है तो उसमें इस बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल
किया जाता है। ये प्रभावी बहुमत प्रणाली का इस्तेमाल उसी में किया जाता है। और अब हम आते हैं अपने चौथी जो प्रणाली है, विशेष बहुमत प्रणाली। देखिए, ये जो विशेष बहुमत प्रणाली है, ये विशेष बहुमत प्रणाली ये इसको और ध्यान से और अच्छे से समझना है, क्योंकि इस बहुमत प्रणाली में, इस विशेष बहुमत प्रणाली में 4 कैटेगरी आपको मिलेंगी भारतीय संविधान के अनुसार। विशेष बहुमत, विशेष बहुमत। अब इस विशेष बहुमत के 4 प्रकार आपको दिखाई देंगे। उसमें से पहला आपका आएगा अनुच्छेद 249 के अनुसार। और दूसरी कैटेगरी आपकी आती है अनुच्छेद 61 के अनुसार। और तीसरी आपकी आती है अनुच्छेद 368 के अनुसार। फिर चौथी आपकी आती है, देखिए अनुच्छेद 368 में ही 2 स्पेशल मेजॉरिटी का उल्लेख है। अनुच्छेद 368 में 2 स्पेशल मेजॉरिटी का उल्लेख है। एक तो जिसमें होते हैं कि कुछ जो संविधान संशोधन होते हैं, वो संसद का प्रत्येक सदन, उस प्रस्ताव को संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करता है। और कुछ ऐसे विषय हैं जिसको संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित करने के साथ ही साथ उसे आधे से अधिक राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होती है। तो चौथी कैटेगरी मतलब वही आएगी। हम कह सकते हैं कि 368 प्लस राज्यों का अनुसमर्थन। राज्यों का अनुसमर्थन। तो जो ये विशेष बहुमत है, अब इस विशेष बहुमत में 4 प्रकार के आपको विशेष बहुमत दिखाई दे रहे हैं। और अब हम बारी बारी से सब पर नज़र डालेंगे कि अनुच्छेद 249 में क्या प्रावधान है, अनुच्छेद 61 में क्या प्रावधान है, 368 में क्या प्रावधान है, फिर 368 प्लस जो राज्यों का अनुसमर्थन है वो क्या कहता है। तो आइए हम सबसे पहले अनुच्छेद 249 की बात करते हैं। अनुच्छेद 249 की बात करते हैं।
देखिए, ये जो अनुच्छेद 249 है, ये राज्यसभा को ये शक्ति देता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित प्रस्ताव के माध्यम से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकता है। तो अनुच्छेद 249 में जो विशेष बहुमत का प्रावधान है, वो विशेष बहुमत ये कहता है कि राज्यसभा अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास करके राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है। तो जब राज्यसभा राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर देती है, तो उस विषय पर संसद को कानून बनाने का अधिकार मिल जाता है। लेकिन संसद उस विषय पर जो कानून बनाएगी तो वो सामान्य बहुमत के आधार पर ही कानून बनाएगी। लेकिन राज्यसभा राज्य सूची के किसी भी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित तभी कर पाएगी जब वह अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करके किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित करेगी। और अब दूसरा है अनुच्छेद 61 में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 61 में जो विशेष बहुमत का प्रावधान है वो क्या कहता है। अनुच्छेद 61, देखिए अनुच्छेद 61 जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, ये अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है। और उसमें राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन सा सदन लाएगा, फिर वो प्रक्रिया कैसे धीरे धीरे आगे बढ़ेगी, तो उसी संबंध में ये बात की गई है। तो यहाँ पर जिस विशेष बहुमत की बात की गई है अनुच्छेद 61 में, तो इसमें ये कहा गया है कि राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने के लिए जो महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित प्रस्ताव सदन में आएगा, तो उसमें प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से उस प्रस्ताव को पारित करेगा। और उसके बाद फिर वो जो प्रक्रिया है कि वो प्रस्ताव अगले सदन में जाएगा। तो लेकिन यहाँ पर हमारे कहने का आशय ये है कि जो अनुच्छेद 61 जिस विशेष बहुमत की बात करता है वो है कि प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। और अब हम आते हैं अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो पहला विशेष बहुमत है। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो पहली कंडीशन बनती है वो ये कहता है कि, और ये अनुच्छेद 368 जो है ये संविधान संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। और इसमें भारतीय संविधान में संशोधन कैसे होगा, प्रस्ताव कैसे लाया जाएगा, मतलब इत्यादि सारी चीज़ों को बताया गया है। तो अनुच्छेद 368 ये कहता है कि जो संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित जो प्रस्ताव होगा वो प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत और उपस्थित तथा मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। अर्थात
कि प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। तो 368 के अंतर्गत ये पहली स्थिति है। और 368 के अंतर्गत जो दूसरी स्थिति बनती है, उसमें भारतीय संविधान में बहुत सारे ऐसे विषय हैं, बहुत सारे ऐसे प्रावधान हैं जिसमें संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करता है। उसके साथ ही साथ उसे आधे से अधिक आधे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत पड़ती है। तो यहाँ पर 368 के अंतर्गत विशेष बहुमत की दो व्यवस्था दिखाई पड़ती है, दो कैटेगरी दिखाई पड़ती हैं। एक कैटेगरी वो है जिसमें कोई प्रस्ताव, संविधान संशोधन से संबंधित कोई भी प्रस्ताव संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ प्रस्ताव पारित करेगा और इसके साथ ही साथ उसे आधे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होगी। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो राज्यों का जो अनुसमर्थन है, वो जो राज्यों का अनुसमर्थन है, ये सिंपल मेजॉरिटी ही चाहिए। यहाँ पर जो राज्यों के अनुसमर्थन की बात की गई है, तो वो राज्यों का जो अनुसमर्थन है, वो अनुसमर्थन ये सामान्य बहुमत के आधार पर ही होना चाहिए। तो ये जो 368 के अंतर्गत ये दो प्रकार के विशेष बहुमत की कैटेगरी दिखाई पड़ती है। इस प्रकार से विशेष बहुमत के अंतर्गत 4 प्रकार की कैटेगरी दिखाई पड़ती है। उसमें से पहला है अनुच्छेद 249, जिसके तहत राज्यसभा राज्यसूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का घोषित कर सकती है तब जब वह अपने उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। नंबर दूसरा है अनुच्छेद 61 के अनुसार, जो कि राष्ट्रपति की महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित है। तो इसमें जो है प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। और 368 के अंतर्गत 2 कैटेगरी है। एक में है कि संसद का प्रत्येक सदन संशोधन से संबंधित जो प्रस्ताव होगा भारतीय संविधान में, वो अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करेगा। और दूसरी कैटेगरी आपकी आती है कि संसद का प्रत्येक सदन अपनी कुल सदस्य संख्या के बहुमत तथा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत के साथ ही साथ उसे आधे राज्यों के अनुसमर्थन की ज़रूरत होगी। और ये जो राज्यों का अनुसमर्थन है वो सामान्य बहुमत के आधार पर होगा, न कि विशेष बहुमत के आधार पर। तो मेरे मित्रों, हमने आपके सामने आज भारतीय संविधान में जो बहुमत प्रणाली है और एक लोकतांत्रिक व्यवस्था में बहुमत का क्या महत्व है, क्या बहुमत के बगैर चीज़ें नहीं चल सकती हैं, और फिर विशेष रूप से जो भारतीय संविधान में जो बहुमत के बारे में तमाम सारे बातें बताई गई हैं और जो बहुमत के विभिन्न प्रकार उसमें बताए गए हैं,
उस पर हमने विस्तार से चर्चा किया। और मैं समझता हूँ कि इससे आपको भारतीय संविधान में जो बहुमत प्रणाली है उसको समझने में काफ़ी मदद मिली होगी और आपको एक बेहतर नॉलेज मिला होगा। और अंत में हम आप सभी से ये गुजारिश करेंगे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को देखिए और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखिए। हम आपके सुझावों का सादर स्वागत करते हैं। आपके सुझाव सादर आमंत्रित हैं और आपके सुझावों के आधार पर हम अपने वीडियो को, अपने लेक्चर को और भी ज़्यादा क्वालिटेटिव बनाने की कोशिश करेंगे और आपको और बेहतर से बेहतर जानकारी प्रदान करने की कोशिश करेंगे। क्योंकि मित्रों देखिए, मैं भी स्टूडेंट हूँ, हमने भी उन चीज़ों को अपने मतलब अध्ययन के दौरान जो क्या होता है कि जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है किताबों में आदमी पढ़ लेता है, छात्र अपने हिसाब से उसको समझने की कोशिश करता है, वो कोचिंग का भी सहारा लेता है, अच्छी बात है। लेकिन हमने मतलब एक कमी महसूस किया सदैव कि जो उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन होता है, उसका मतलब जो उससे सिद्धांत से जुड़े हुए जो बेहतर एग्जाम्पल्स होते हैं वो कहीं ना कहीं उनकी कमी दिखाई पड़ती है। तो चीज़ें होती क्या है ना कि जब तक चीज़ों को आप बेहतर तरीके से उदाहरण के माध्यम से या उसके जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, चीज़ें काम कैसे करती हैं, तो जब तक वो चीज़ सही से नहीं समझ में आती है ना, तो वो जो सैद्धांतिक ज्ञान होता है ना वो मस्तिष्क में ज़्यादा टिकता नहीं है, तो उसमें वो बहुत सारे कन्फ्यूज़न, वो तमाम सारी समस्याएं पैदा होती हैं। तो हम समझते हैं कि कोई भी चीज़ पढ़ने के साथ साथ उसमें ये चीज़ होनी चाहिए कि उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, उसका मतलब जो व्यवहारिक ज्ञान है, वो चीज़ें मतलब व्यवहार में दिखनी चाहिए। जब चीज़ें व्यवहार में दिखेंगी, आपके मस्तिष्क पटल पर उसकी एक अमिट छाप पड़ेगी, तभी वो कॉन्सेप्ट अस्थायी होता है, तभी वो कॉन्सेप्ट मस्तिष्क में रुकता है। अदरवाइज वो सैद्धांतिक ज्ञान से बातें बनती नहीं हैं। क्योंकि हमने अपने छात्र जीवन में इस चीज़ को बड़ी ही शिद्दत से इस कमी को महसूस किया कि काश जितना सैद्धांतिक ज्ञान पर फोकस किया जाता है, अगर उसी के साथ साथ भाई सैद्धांतिक ज्ञान तो ज़रूरी है ही है, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान वो व्यवहार में कार्य कैसे करता है, वो व्यवहार में अप्लाई कैसे होता है। तो जब उसका जो एप्लीकेशन वाला पार्ट है, जब उसका व्यवहारिक जो भाग है, जब तक हम उसको अच्छे से नहीं समझेंगे तो वो चीज़ें फिर बात बनती नहीं है। इसीलिए हमने आज के अपने वीडियो में आपको जितने भी बहुमत की प्रणाली भारतीय संविधान में दिखाई देती है, हर बहुमत प्रणाली के साथ आपको एक बहुत ही बेहतर एग्जाम्पल्स या उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है हमने आपको दिखाने की कोशिश किया। और इस चीज़ को दिखाने के पीछे हमारा जो मेन उद्देश्य था वो यही था कि चीज़ें आप इन चीज़ों को जानते होंगे, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है कि आप हमसे बेहतर जानते हों, लेकिन हमें जो कमी लगी कि कम से कम इसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, इसका मतलब जो व्यवहारिक स्तर पर चीज़ें काम कैसे करती हैं, वो आपके सामने बहुत ही विस्तार से, कायदे से और जितना सरल शब्दों में हो सका रखने की मैंने कोशिश किया। तो हमारा रखने का मेन उद्देश्य यही था कि जो सैद्धांतिक ज्ञान के साथ साथ उसका जो व्यवहारिक ज्ञान है, उसका जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, वो चीज़ें आपके सामने आनी चाहिए। इसीलिए हमने हर सिद्धांत के साथ आपको एक बेहतर एग्जाम्पल दिया। और इसी के साथ मैं आप सभी से पुनः ये गुजारिश करूँगा कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में लिखें। और हम आपके सुझावों का सादर स्वागत करते हैं और आपके सुझावों को ध्यान में रख करके हम चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि दोस्तों देखिए, चीज़ें धीरे धीरे ही बेहतर होती हैं और कई लोगों के सहयोग से चीज़ें आगे बढ़ती हैं। क्योंकि एक आदमी से बहुत सारी चीज़ें नहीं हो पाती हैं, क्योंकि एक आदमी का जो सोचने की क्षमता होती है वो हर डायमेंशन पर, हर आयाम पर उतना बेहतर तरीके से नहीं सोच सकता है। इसीलिए हम आपसे भी
बहुत कुछ सीखेंगे और आपके सुझावों को ध्यान में रखते हुए आगे हम चीज़ों को और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार, गुड नाइट, थैंक यू।